लेंस हम लोग देखते हैं लेंस कितने टाइप का है। तो टोटल 8 टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ है। 4 कॉनकेव का टाइप है और 4 कॉन्वेक्स का टाइप है। तो अगर दोनों साइड का रेडियस इधर का कर्वेचर, जैसे ये कर्वेचर ऐसे बना हुआ है, तो इसको जब कंप्लीट करेंगे हम ऐसे, तो इसका कहीं तो रेडियस आएगा। ऐसे ही कंप्लीट स्फीयर करेंगे तो उसका कुछ तो रेडियस आएगा स्फीयर का, तो उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये दूसरे वाले का दूसरा नंबर 2 लिख दिए, पहला नंबर 1। तो अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इसका रेडियस हालांकि इधर बनेगा राइट साइड में, लेकिन इसका जितना रेडियस आया इसका उतना ही रेडियस अगर आएगा तो उसको इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स क्लियर है, समझ में आ गया इक्वी कॉन्वेक्स क्या है? यानी दोनों का इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए रेडियस। ये R1 रेडियस और R2 रेडियस इक्वल होना चाहिए। ये R1 रेडियस है और ये R2 रेडियस है। तो इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर एक जैसा है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इक्वी कॉन्वेक्स। फिर प्लेनो कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं? तो एक प्लेन है, देखिए ये वाला सरफेस सीधा लाइन है स्ट्रेट, और ये कर्व है, तो एक प्लेन और एक कर्व है। और कॉन्वेक्स, पहले सब में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स क्यों नाम पड़ा हुआ है इसका कॉज देख लेते हैं। बीच वाला साइड मोटा है, बीच वाला थिकनेस ज़्यादा है और एंड में पतला है, तो कॉन्वेक्स नाम बोलना है। पहले तो इक्वी कॉन्वेक्स छोड़ दीजिए, पहले हमको जानना है कि कॉन्वेक्स ये चारों क्यों है। क्योंकि इन चारों में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि इसका बीच में जो है ना वो चौड़ा है, ज़्यादा मोटा मोटा है बीच में, और किनारे किनारे पतला है। देखिए पतला है किनारे की नहीं, इसका भी किनारे पतला है इन कंपैरिजन टू सेंटर, किनारे पतला है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल साइज। तो ये सब ही, ये चारों ही क्या हैं? कॉन्वेक्स हैं, क्योंकि चारों का एंड पतला है और बीच में मोटा है। अब उसमें भी नेमिंग कैसे अलग अलग हम चेंज कर रहे हैं। तो दोनों का रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है तो इक्वी कॉन्वेक्स। अगर एक का रेडियस और दूसरे का रेडियस अलग अलग है, इसका कम कर्वेचर है तो रेडियस बहुत दूर जाके मिलेगा, इसका बहुत दूर जाने पे रेडियस मिलेगा। यानी R2 ज़्यादा है और R1 ज़्यादा कर्व है, यानी जल्दी सर्कल कंप्लीट कर देगा, तो R1 कम होगा। तो R2 R1 डिफरेंट है, तो बाई कॉन्वेक्स। तो इक्वी कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स में तो डिफरेंस समझ में आ गया, इक्वी कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स में R1 R2 डिफरेंट होता है। तीसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो मतलब एक सर प्लेन रहेगा और दूसरा ऐसा कर्व जैसा रहेगा, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। और कॉनकेवो कॉन्वेक्स कैसा रहेगा? तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, कोई भी प्लेन नहीं रहेगा दोनों, लेकिन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों कॉन्वेक्स जैसा ऐसे बनाया है, लेकिन ये क्या है, ऐसे कॉनकेव जैसा है, बीच में तो मोटा है और किनारे पतला है, इसलिए फाइनल आंसर कॉन्वेक्स ही लिखेंगे। लेकिन दोनों का एक ही साइड में रेडियस है, दोनों का रेडियस एक ही साइड में है, तो इसका नाम कॉनकेवो और कॉन्वेक्स होगा। बाई कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स में दोनों ही रेडियस एक ही साइड में है, R1 R2, लेकिन बाई कॉन्वेक्स में दोनों रेडियस अलग अलग है। एक इधर रेडियस है तो इस कर्वेचर का रेडियस अपोजिट साइड में है, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर इसमें क्या डिफरेंस है चेक कीजिए, इसमें बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है? तो इक्वी कॉन्वेक्स में दोनों R1 R2 इक्वल है, R1 और R2 दोनों क्या है? इक्वल। लेकिन बाई कॉन्वेक्स में R1 और R2 डिफरेंट है। अभी ये सब देखिए, इन सब में क्या है, किनारे किनारे मोटा है, ये देखिए किनारे थिकनेस ज़्यादा है और बीच में पतला है, मतलब स्लिम है एकदम, ठीक है। ये बीच में देखिए पतला इसका है, सबका बीच में पतला है और किनारे किनारे मोटा है, जैसे पैर और ये सर जैसा है, और बीच में इसको पतला बनाना है ऐसे, किनारे चौड़ा बनाना है ऐसे, ठीक। तो ऐसे जब साइड में उसका पतला चौड़ा रहेगा ऐसे, तो उसका लास्ट में नाम कॉनकेव पड़ेगा, लास्ट में नाम कॉनकेव रहेगा, ये याद रखना है। तो इन सबका नाम कॉनकेव क्यों है? क्योंकि सबका ही सेम सिचुएशन है, किनारे ज़्यादा चौड़ा है और बीच में पतला है। तो एक तो बात समझ में आ गई कि अच्छा किनारे पतला और बीच में ज़्यादा मोटा रहेगा, तो हमको लिखना है उसको कॉनकेव। अगर दोनों का रेडियस सेम है, ये R1 और R2 इक्वल है, तब तो इक्वी कॉनकेव।
एक का रेडियस इनफाइनाइट है और दूसरा कर्व है, तो इसको प्लेनो कॉनकेव। और दो का कर्वेचर है, ये भी कर्व ही बनाना है, कर्व ही ऐसे, ये भी कर्व ही बनाना है, स्ट्रेट नहीं बनाना है। लेकिन दोनों का कर्वेचर डिफरेंट डिफरेंट साइड में होना चाहिए। इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये ऐसे बनाना है, ऐसे। अभी इसका R1 अलग होगा और R2 अलग होगा। इसका भी रेडियस कुछ होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का अलग होना चाहिए। R1 अलग होना चाहिए और R2 अलग। इसमें क्या था, दोनों का R1 R2 सेम, तो इक्वी कॉनकेव। इसका R1 अलग होना चाहिए और R2 अलग होना चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, बाई कॉनकेव। और दोनों में से एक स्ट्रेट लाइन हो जाए तो प्लेनो कॉनकेव। और फिर से दोनों कर्व हो, लेकिन दोनों का R1 R2 जो है ना वो सेम साइड में हो जाए। इसका भी कर्वेचर लेफ्ट में बन रहा है और इसका भी कर्वेचर कंप्लीट लेफ्ट में ही हो रहा है, तो दोनों सेम साइड में हो जाए तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। जैसे इसमें दोनों सेम साइड में हुआ था R1 R2, वैसे ही इसमें दो सेम साइड में R1 R2 हो जाए तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव नाम पड़ जाएगा इसका। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट विच फॉर अ गिवन लेंस, for a given lens when ray of light passes then it will go undeviated। मतलब ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस का क्या है, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से जो लाइट जाएगा सीधे चला जाएगा, इधर से भी जो जाएगा सीधे चला जाएगा, इधर से भी जो जाएगा सीधे, माने यहाँ से डेविएट नहीं करेगा। जो भी रे पास करेगा इस पॉइंट से वो डेविएट नहीं करेगा, स्ट्रेट निकल जाएगा बाहर की तरफ। प्रिंसिपल फोकस, अभी फोकस जो हम लोग पढ़े उसमें दो फोकस था, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस, राइट। तो सेकेंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अ लेंस हैज टू फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट एन ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये फोकल लेंथ का फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन भी था कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रख दें तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे जाके बनता है, तो इसको फर्स्ट फोकस बोलते थे। और सेकंड फोकस क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज उसका जहाँ भी बने उसको बोलते थे सेकंड फोकस। तो सेकंड फोकल पॉइंट इज एन इमेज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट। और ये सेकेंड फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। फिर ये अपर्चर क्या होता है, तो इफ़ेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस, यानी लेंस के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन जितना आएगा इसको बोलेंगे अपर्चर। और ये दोनों एंड इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर जहाँ भी इसका है वहाँ जितना एंगल फॉर्म करेगा इसको एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। इस एंगल को मतलब लीनियर अपर्चर, इसके सेंटर, इस कर्वेचर का सेंटर कहीं पे होगा, उस सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसको एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। और ये ब्लू कलर वाले स्ट्रेट लाइन को जो मिरर के दोनों एंड को मिला रहा है, इस स्ट्रेट लाइन को अपर्चर बोला जाता है। और डेफिनेशन लिखा रहता है इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। तो जिसका अपर्चर ज़्यादा होता है लेंस का, ज़्यादा अपर्चर वाले से जो इमेज फॉर्म करेंगे वो हाई रिजोल्यूशन का इमेज फॉर्म होगा, या हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस अपर्चर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर का स्क्वायर। लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस पता है हमको, तो लेंस अगर बनाएंगे उसमें दो सरफेस होता है लेंस में। एक ऐसा लेंस जब बनाएंगे और बीच में कुछ भरा हुआ रहेगा, तो पहली बार रिफ्रैक्शन में क्या होगा, एयर से और वाटर या ग्लास का बना हुआ है तो वाटर में रे जा रहा है, तो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिर सेकेंड टाइम क्या होगा कि ग्लास से बाहर रे निकल रहा है तो ग्लास से और एयर में आ रहा है, तो ये एक अपने आप में रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस होगा, राइट।
तो इस तरह से 2 बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस हो रहा है। 2 बार कैसे हो रहा है लेंस में? तो देखिए इतना बड़ा लेंस था, एक बार लाइट इधर से एंटर करेगा, इधर से एयर से, और ग्लास में एंटर किया, फिर बाहर ग्लास से एयर में निकल रहा है, तो 2 बार सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं? और सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस। तो यहाँ इस केस के लिए जो लेंस फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं डिराइव, उसको 2 पार्ट में मैंने स्प्लिट किया है। पहले आधा लेंस को बनाया है मैंने, ये दूसरे साइड वाले को अभी नहीं मैं बनाया हूँ। तो आधे लेंस के लिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, लेंस सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हूँ वहाँ पे अल्फ़ा एंगल मैंने माना है, और सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे एंगल गामा है, और जहाँ इमेज बना है वहाँ पे एंगल मैंने बीटा लिया हुआ है। तो ये एंगल अगर बीटा है तो बीटा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो बीटा प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल का। तो एक इक्वेशन उधर लिखा होगा बीटा प्लस एंगल आर इक्वल टू गामा, ये एक इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन होगा, सेकेंड इक्वेशन उस आगे मैंने लिखा हुआ है, दूसरे पेज में अभी चलकर देखेंगे, उसमें लिखा है ऑब्जेक्ट अल्फ़ा एंगल यहाँ पे बनाया है, और ये एंगल है यहाँ पे गामा, ये आर एंगल था, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये लाइन नॉर्मल लाइन है, ये ब्लू कलर वाला। तो अल्फ़ा प्लस गामा इंटीरियर एंगल है, और ये आई एंगल क्या है? एक्सटीरियर है इसका। ट्रायंगल ओ सी, और ये पी पॉइंट है, तो पी में या जो भी पॉइंट है इस ट्रायंगल में आप देखिए अल्फ़ा और गामा मिला के क्या हो रहा है? एंगल आई, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यही दोनों इक्वेशन वहाँ लिखा हुआ है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ 2 इक्वेशन मैंने लिखा है, एक आई एंगल इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, यहाँ आप देख सकते हैं आई एंगल इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, और दूसरा लिखा हुआ है गामा नहीं आर प्लस बीटा इक्वल टू गामा लिखा हुआ है, राइट। फिर से चलकर वापस देखें क्या क्या लिखा हुआ है। गामा एंगल क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे ये लिखा हुआ है बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, ये गामा है, ठीक है। बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, बीटा प्लस आर इक्वल टू गामा, इसको लिख दीजिए गामा, ओके, आर प्लस बीटा। तो गामा माइनस, ये गामा है, गामा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? आर एंगल हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो अभी मुझे आई एंगल भी पता है और आर एंगल भी पता है, तो स्नेल्स लॉ लिख दिए, साइन आई बाई साइन आर, N2/N1 हो गया, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो ये स्नेल्स लॉ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, N1 साइन आई N2 साइन आर। अभी स्मॉल एंगल के लिए साइन को टैन भी लिखा जा सकता है, इसलिए N1, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा भी थीटा होता है और टैन थीटा भी थीटा होता है, राइट। तो N1 साइन आई था, उसको मैं लिख दिया, या खाली स्मॉल एंगल के लिए डायरेक्ट मैं आई लिख दिया, साइन आई बराबर आई होता है, और साइन आई बराबर क्या होता है स्मॉल एंगल के लिए? आर हो जाता है, ठीक है। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन आई कैन बी रिटन एज आई एंड साइन आर कैन बी रिटन एज आर। तो ये N1 आई इक्वल टू N2 आर हो गया। N1 आई के जगह पर मैं इसको रिटर्न यहाँ वापस कर दिया, आई की वैल्यू ये रख दी मैंने अल्फ़ा प्लस आर, और आर की वैल्यू मैं यहाँ से गामा प्लस बीटा लिख दिया, गामा प्लस बीटा। अब स्मॉल एंगल के लिए टैन भी हम लिख सकते हैं, राइट। स्मॉल एंगल के लिए जैसे टैन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा होगा, टैन आर इक्वल टू आर होगा, मतलब जहाँ जहाँ एंगल है वह टैन में लगा दिया, तो अल्फ़ा के जगह पर टैन अल्फ़ा लिख दिया, आर के जगह पर टैन आर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये आगे पीछे लिखा हुआ है, मतलब टैन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था तो टैन अल्फ़ा यहाँ लिख दिए, और आर था तो क्या लिख दिए? टैन आर। वैसे ही यहाँ आर है तो टैन आर मैंने लिखा है, और बीटा है तो टैन बीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए ऐसा कर सकते हैं हम। स्मॉल एंगल के लिए ये टैन अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा होता है, टैन आर इक्वल टू आर होता है,
फिर tan का फॉर्मूला अगर देखेंगे डायग्राम में जाकर तो वो होगा AM/MO, और tan अल्फ़ा का वैल्यू पीछे चलकर देखते हैं डायग्राम में कि क्या वैल्यू है सबका tan का। tan सब लिखना है, tan। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि tan का वैल्यू जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे AM, tan अल्फ़ा लिखना होगा तो AM/MO। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan r लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, AM/MC, यहाँ से यहाँ तक। और tan बीटा लिखना होगा तो AM/ ये डिस्टेंस इमेज जहाँ पे बना है PI तक का डिस्टेंस, राइट। तो tan का वैल्यू लिख दिया गया इस तरह से, tan AM/MO, ये सब tan लगाकर लिख दिए यहाँ, ठीक है। tan r का वैल्यू AM/MO, tan अल्फ़ा का वैल्यू AM/MC, tan r का वैल्यू AM/MC, tan बीटा का वैल्यू AM/MI। क्लियर। N1 की जगह पर N1 और AM, सब में AM कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में AM क्या आ जाएगा, कॉमन, कैंसिल हो गया। तो MO का वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है मुझे, MO के जगह पर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, -U, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिर MC क्या है, तो सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो R लिख दिए। और ऐसा लेंस था तो इसका रेडियस किधर को है, राइट साइड में है, इसीलिए इसको क्या लिख दिए, +R। दूसरे साइड में N2 और MC का वैल्यू वापस +R, और ये जो इमेज बनाया है राइट साइड में बनाया है, इसलिए क्या मैं लिख दिया, V, क्योंकि फर्स्ट वाले का लेंस इधर बना था राइट साइड में, है कि नहीं, इसीलिए +V लिख दिया मैंने। इससे इक्वेशन सॉल्व किए तो ये दोनों को यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो -N1/U, फिर N1 R के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +N1/R, इधर N2/R, और फिर N2 और अंदर मल्टीप्लाई किए तो N2/V, माइनस में N2/V। फिर मैं क्या किया इसमें कि N2/V, ये N2/V ये वाला इधर लेकर आ गया मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड में, तो N2/V हुआ। फिर N1/, क्या है, R, N1/R पर इधर N2/V इधर से आया, और N2/V नहीं है, एक मिनट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, U और V को एक साइड में ला रहा हूँ और बाकी को एक साइड में, ठीक है। तो इस N2 को मैं इधर ले आया, N1/U को ऐसे रहने दिया, N1/U, और ये जो N2 था ना, N2 को मैं इधर राइट साइड में ले आया, तो क्या हो जाएगा, -N2/V था तो +N2/V हो गया कि नहीं, और ये N1/U तो एज इट इज रहा इधर, N1/U। और दूसरे साइड में क्या हो गया, N2/R पहले से था और इधर से N1/R उधर जाके माइनस हो गया, तो इधर क्या आ गया, N2/R -N1/R, यानी N2 - N1/R। अब इसको 1 में लिख दिया क्योंकि एक सरफेस से ही आया था, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखा हुआ है, R1। तो यहाँ नीचे डिवाइडेड बाई R1 यहाँ लिखा हुआ है, R को क्या लिखना है, R1। ये सब R नहीं है, ये सब गामा है, गामा = AM/MO, और यहाँ tan गामा = AM/MC। ठीक है। अभी दूसरे के लिए, दूसरे कर्वेचर के लिए, दूसरा ऐसा वाला कर्वेचर था, लेफ्ट साइड में कर्व ऐसे हुआ है, तो इसके लिए भी वही काम किए। तो फर्स्ट जो रे आ रहा था ना, फर्स्ट रे इमेज ऐसे फॉर्म कर रहा था, ऐसे आके और इधर कहीं इमेज फॉर्म कर रहा था I1, लेकिन उससे पहले ही दूसरा वाला कर्वेचर उसके रास्ते में आ गया। उसको एक्चुअली में अकेला होता तो वहाँ इमेज बनाता, सिर्फ लेफ़्ट वाला ही कर्व होता, तो इमेज बिल्कुल बना लेता। सिर्फ ऐसा वाला कर्व होता तो ये सीधे यहाँ पे आया था ना रे, ऐसे रे जाके ऐसे आया था इसमें, मतलब जो रे आया था। फिर से बैक जाकर करते हैं, बैक चले जाते हैं, वापस देखिए, ये वाला जब कर्वेचर था, ये वाला नहीं था कर्वेचर, तो इधर से जो इंसिडेंट हुआ था, ऐसे रे इंसिडेंट हुआ था, वो रे क्या ऐसे जाकर यहाँ पे इमेज एक ही लाइन में बना दिया था, यहाँ इमेज डायरेक्ट, ये तो दूसरा वाला तो है ही नहीं ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ अब इमेज नहीं बना पाएगा क्योंकि ये दूसरा कर्वेचर इसको रास्ते में आ जाएगा,
और रास्ते में आके बोलेगा कि मैं भी तुमको बेंड करूँगा, वहाँ नई इमेज बनाने दूंगा। तो इससे होगा क्या कि फाइनल इमेज, ये जो इमेज बन रहा था ना, वो एज ए ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। किसके लिए? दूसरे कर्वेचर के लिए। यानी इस कर्वेचर के लिए ये जो रे इधर आ रहा था, इंसिडेंट रे था ये, तो जहाँ भी ये मिलने वाला था लेकिन उसको इसने दूसरे ने मिलने नहीं दिया, वो इमेज जो है ना, वो इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरे के लिए ये इंसिडेंट रे है, पहले के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे था। तो दूसरे के लिए अब I1 जो आया है ना, इसको मैं U लूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसने बेंड करके यहाँ पे इमेज बनाया है फाइनल इमेज, तो ये इसके लिए V इस बार होगा जहाँ पे इमेज बना। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, इसीलिए ये क्या लेंगे? R लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो इसमें भी वैसे ही मैं एंगल R को गामा और बीटा के टर्म में, और एंगल I को अल्फ़ा और गामा के टर्म में, या अल्फ़ा I एंगल क्या है पीछे चलकर देख लेते हैं। एंगल I यहाँ पे क्या मिलेगा इस डायग्राम में? एंगल I किसके इक्वल है? ये एंगल I है, ये वाला एंगल, ये बीटा और ये गामा एंगल है। गामा और बीटा का सम करने पे आया है क्या I एंगल? नहीं, I एंगल तो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये तो नॉर्मल लाइन है ना, ये लाइन तो नॉर्मल है, तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे? ये एंगल कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ये I एंगल, तो ये टोटल एंगल था R। यहाँ से नॉर्मल कितना एंगल बनाया है? क्योंकि नॉर्मल लाइन, ये टेढ़ा लाइन हो गया, हालांकि ये सीधा लाइन लेना है। ये लाइन क्या है? नॉर्मल लाइन है ना, और ये फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है। सर इतना पार्ट रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है देखने दीजिए इसको। तो ऑब्जेक्ट जहाँ रहता है ना, वहाँ अल्फ़ा एंगल बनाना होता है ऑब्जेक्ट के पास अल्फा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, जो इधर से रे आ रहा था, ऐसे रे आ रहा है, तो ये हालांकि सीधा जाके वहाँ मिलना चाहिए था, तो ये कर्व यहाँ पे बना दिया गया है। आपको समझना है इस तरह से, देखिए क्या समझना है। ये रे आया ही ऐसे है, ऐसे आया ही है, ये वाला रे नहीं है, ये वाला रे यहाँ पर मैं बनाऊँ अच्छे से, तो आया ही है ये रे इंसिडेंट इस तरह से, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, और इमेज ये बेंड करके, इस कर्वेचर ने बेंड करके यहाँ पे बना दिया है, तो ये फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। और ये लाइन जो सीधा गया है उसको भी टेढ़ा लिख दिया गया है यहाँ, तो ये लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, इसलिए नॉर्मल लाइन। तो मैं सबके ऊपर नाम लिख दे रहा हूँ, कौन सा लाइन क्या है। ये लाइन है नॉर्मल लाइन, ये सीधा यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, टेढ़ा बना दिया गया है, बस सीधा मानना है आपको। ये ऑब्जेक्ट जहाँ है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस कर्वेचर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, और ये IF मैंने फाइनल इमेज यहाँ पे बना है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, राइट। तो R एंगल क्या होता है कि ये बेंड इधर किया है, बेंड और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल R बोलते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये जो R एंगल है ना, ये एंगल बीटा प्लस गामा एंगल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का वो R एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो गामा प्लस बीटा इक्वल टू R लिख दीजिए, गामा प्लस बीटा इक्वल टू R। अभी ये I एंगल किसके इक्वल है? ये वाला I एंगल किसका एक्सटीरियर है? तो ये ट्रायंगल देखिए, ये वाला सीधे, ये जो लाइट है वो सीधे यहाँ आया था, स्ट्रेट मैंने बताया था। तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू I एंगल है। ये जो I एंगल है ना, वो अल्फ़ा एंगल और गामा एंगल, मतलब इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ये I एंगल। तो एंगल I को लिखेंगे हम गामा प्लस अल्फ़ा, गामा प्लस अल्फ़ा। वैसे ही R को क्या लिखे हम? I हो गया। R एंगल किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और फिर वही स्नेल्स लॉ लगाएंगे कि साइन I बाई साइन R इक्वल टू, ये जो R हुआ R, वो गामा, R किसका हुआ? इन दोनों का, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, ये गामा है, ठीक है। ये वाला R एंगल किसका एक्सटीरियर है? गामा का और बीटा का। वैसे ही I किसका है? गामा का और अल्फ़ा का, गामा का और अल्फ़ा।
फिर साइन आई बाई साइन आर लिखना है मुझे म्यू टू बाई म्यू वन। तो इस बार सेकेंड मीडियम ये है N1 है और फर्स्ट मीडियम क्या है N2। तो इस बार भले ही हमको लिखना है N2 बाई N1, लेकिन हम लिखेंगे सेकेंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम लिखना होता है। तो इस बार सेकेंड मीडियम ही N1 हो गया है, इसीलिए N1 बाई क्या हो जाएगा ये N2। ये वही मैंने लिखा है सेकेंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम, लेकिन चूंकि सेकेंड मीडियम ही मेरा क्या है N1 हो गया है इस बार, इसीलिए मैं लिखा है N1 बाई N2। ओके, सेकेंड मीडियम ही 2 मीडियम हो गया है, समझ गया। और ये किसका अंदर, ये अंदर मटेरियल भरा हुआ था। तो पिछले बार जो 2 था ये इधर से लाइट आके इसमें एंटर किया था, तो पिछले बार जो 2 था इस बार अंदर से बाहर लाइट जा रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट मीडियम है और सेकेंड जो है वो दूसरा मीडियम है। तो दूसरा मीडियम ही N1 हो गया है, इसलिए मैं लिखा हूँ N1 बाई N2। तो ये स्नेल्स लॉ यहाँ लिख दिया गया। फिर वही स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिखा गया कि N2 और साइन आई है तो N2 ओनली आई लिख देंगे, और N1 और साइन आर है तो ओनली N1 आर लिख दिए। फिर आई को अल्फ़ा प्लस गामा लिखा हुआ था, आई को क्या लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस गामा, और वैसे ही आर को गामा प्लस बीटा, तो गामा प्लस बीटा लिख दिए। फिर ये जो एंगल था उसको tan tan लिख दिया हम, अल्फ़ा को tan अल्फ़ा, गामा को tan गामा, गामा को tan गामा लिखा हुआ है और बीटा को tan बीटा। फिर tan का वैल्यू वही परपेंडिकुलर बाई बेस लिखते गए, परपेंडिकुलर बाई बेस लिख दिया ऐसे सब। फिर उसका वैल्यू u v m से m कट गया दोनों साइड में, और इसका m i का वैल्यू v था, इसका वैल्यू -r था, क्योंकि इस बार कर्वेचर इस साइड में था तो उसका लेफ़्ट साइड में कर्वेचर आ रहा है। तो सब r ये सब वैल्यू रखे, तो दूसरा नंबर ये इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया है यहाँ पे, इक्वेशन A एंड B। फिर जो दोनों इक्वेशन आया है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से इसमें बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है। जो टर्म कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, एक और टर्म कैंसिल होगा सब्ट्रैक्ट करने से। ओके, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास ये इक्वेशन आ गया यहाँ 1 बाई फाइनल इमेज जहाँ मिला, फाइनल इमेज उसको VF मैंने लिखा है, -1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इसी फार्मूला को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अभी जहाँ पे फाइनल इमेज बना है ना उसको मुझे लिखना है V फाइनल इमेज, और U मतलब एकदम इनिशियली जो ऑब्जेक्ट जहाँ रखा रहता है उसको U लिखना है, और ये N2 माइनस N1 बाई N1 और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो आपको ये फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला से फेमस है, ये याद रखना है। 1 बाई V माइनस 1 बाई यू इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये फार्मूला ऐड कर लेना है। इसके पहले फार्मूला क्या था, μ2 बाई V माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। ये फार्मूला कहाँ यूज करते हैं, जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस आएगा तो ये यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में रिलेशन है ये। फिर जब मुझे लेंस बनाना होगा या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में रिलेशन चाहिए, किसके लिए, ऐसा लेंस के लिए जिसका R1 R2 अलग अलग है, यानी कि इक्वी कॉन्वेक्स नहीं है या इक्वी कॉन्केव नहीं है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका R1 R2 अलग है, और उससे इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया, तो ये फार्मूला यूज करना है, लेंस मेकर फार्मूला।